Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to my YouTube channel ज्ञानवारिधि। आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड इक्वली इंटरेस्टिंग टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लर्निंग। लर्निंग जो है इट ऑक्यूपाइज इम्पॉर्टेंट प्लेस इन स्कूल प्रोग्राम्स। जो भी हमारे स्कूल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें लर्निंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है अपना, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वो लर्निंग पर ही होता है। टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स डिवोट ऑल देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स लर्निंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। एवरी इंडिविजुअल लर्न्स कंटिन्यूअसली। कोई भी व्यक्ति हम ले लें वो हमेशा हर परिस्थिति में सीखता रहता है, आइदर नोइंगली और अननोइंगली। ये ज़रूरी नहीं है कि उसको पता हो कि वो सीख रहा है, कुछ चीज़ें हम अननोइंगली भी सीख लेते हैं। फ्रॉम बर्थ टू डेथ, मतलब ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। वो ज्ञात रूप से भी सीख सकते हैं और अज्ञात रूप से भी। देन लर्निंग इज़ अ चेंज और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। जो एक्सपीरियंसेस हमें हमारे एनवायरनमेंट के थ्रू मिल रहे हैं, उससे जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है वो हमारा लर्निंग कहलाता है। और ये एक्सपीरियंस जो है ये हमें कैसे होता है? व्हेन वी इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट, मतलब व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट देन दिस एक्सपीरियंस कम्स टू दैट इंडिविजुअल। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो हम इस चीज़ को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ लर्निंग और एक्सपीरियंस इज़ इक्वल टू ऑर्गेनिज्म इनटू एनवायरनमेंट। मतलब जब ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है तब जो भी उसके रिजल्ट्स होते हैं उनको हम लर्निंग कहते हैं। उसी की वजह से हमारे व्यवहार में परिवर्तन भी आते हैं। लर्निंग का जो कंसेप्ट है वो साइकोलॉजी में सिर्फ याद करने के लिए यूज़ नहीं होता है। लर्निंग का मतलब है सीखना, जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पर्पसेस ऑफ लर्निंग की। तो सबसे पहला पर्पस हमारा, सबसे पहला उद्देश्य जो होता है वो होता है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान को अर्जित करना। अब इस ज्ञान में क्या क्या आता है? परसेप्शन, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं उसको हम कैसे परसीव कर रहे हैं। कंसेप्शन, उसके बारे में हमने क्या कंसेप्ट बनाया है या फिर हमने एसोसिएट किस तरह से किया है अपनी पुरानी चीज़ों के साथ उसको। तो इस तरह से हमारा ज्ञान अर्जित होता है। अब बात करते हैं एक्विजिशन ऑफ स्किल्स की। कौशलों को अर्जित करना भी पर्पस होता है हमारा लर्निंग का। अब कौशल किस तरह के? आइदर राइटिंग, ड्राइंग की हम बात कर सकते हैं, रीडिंग करना सीखता है बच्चा, हैंड से कोई वर्क करना सीख रहा है। वर्बल फ्लुएंसी की हम बात करते हैं, जो रीडिंग से अलग, मतलब हम कितने नए तरह के वर्ड्स को कितनी अलग अलग जगह में कैसे प्रयोग कर पा रहे हैं। या फिर अदर सेंसरी मोटर प्रोसेसेस, जो हमारे हाथों की, जैसे फाइन आर्ट्स की हम बात करें या हम किसी भी कढ़ाई बुनाई ऐसी कोई चीज़ या कुछ भी हम चाहे एजुकेशनल पर्पसेस से या नॉर्मल अपनी लाइफ के लिए कोई भी कौशल जब हम सीखते हैं तो वो भी एक प्रकार का उद्देश्य है हमारा अधिगम का या सीखने का। एंड थर्ड जो हमारा पर्पज़ है वो है एक्विजिशन ऑफ एटीट्यूड्स एंड आइडियल्स। मतलब हम लोगों का जो अभिवृत्ति है हमारी, उसके लिए हम परिवर्तन कुछ लाना चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ सीखना चाहते हैं। तो वो जो है हमारे बिहेवियर दैट कम्स अंडर अफेक्टिव डोमेन, मतलब भावात्मक जो हमारे उद्देश्य होते हैं। अगर आपने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ी है तो आपको ये पता होगा कि भावात्मक उद्देश्य कौन से होते हैं। अगर नहीं पढ़ी है तो आपको उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देखकर इसको समझ सकते हैं। भावात्मक जो उद्देश्य होते हैं हमारे, वो हमारे भावों से रिलेट करते हैं, मतलब हमारे हार्ट से रिलेट करते हैं। एक तरह से जो चीज़ हम सीखना चाह रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, हम उसको कैसे रिसीव कर रहे हैं, उसके प्रति हमारी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं, उसका हमारे जीवन में क्या मूल्य है, उसको हम अपने चरित्र में कैसे धारण करते हैं, ये सब चीज़ें हमारे अफेक्टिव डोमेन का पार्ट होती हैं। और यहाँ पर उनको हम सीखते हैं, जो हमारे आइडियल्स हमें बनाने हैं या जो हमारे एटीट्यूड्स हमारे डेवलप होते हैं, वो हमारे भावात्मक पक्ष को जो टच करती हैं चीज़ें, उन्हीं को हम अपने आइडियल मानते हैं या उन्हीं के प्रति हमारा एटीट्यूड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर उनको अर्जित करने की बात की गई है। तो ये भी हमारा एक उद्देश्य होता है अधिगम के लिए। नाउ नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अब हम बात करते हैं कि लर्निंग जो है या अधिगम जो है, सीखने की जो प्रक्रिया है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता है लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। पूरे
जीवन काल में हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। आप अपना खुद का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कभी भी किसी भी परिस्थिति में हम कुछ भी सीख लेते हैं, ये हमारी आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है। लर्निंग जो है वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं या सीख रहे हैं और उसको सीखने के तुरंत बाद हम उसको भूल जाएं, तो ऐसी लर्निंग नहीं होती। ये रिलेटिवली परमानेंट चेंज होती है, मतलब लगभग परमानेंट चेंज आता है हमारे व्यवहार में जब भी हम कुछ सीखते हैं। लर्निंग इज़ यूनिवर्सल। प्रत्येक व्यक्ति सीखता है, कुछ ना कुछ अधिगम वो करता है, चाहे हम बात करें ह्यूमन बींग्स की या एनिमल्स की, सभी लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। लर्निंग इज़ एक्टिव। जब तक हम एक्टिव नहीं रहते हैं तब तक लर्निंग नहीं होती है। हम एक्टिव हैं तभी हमारी लर्निंग भी चलती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ लर्निंग इज़ प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट क्यों कहा? क्योंकि जब हम अपने वातावरण के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम अपने वातावरण में प्रवेश करते हैं, किसी भी तरह का कोई वातावरण है, चाहे वो क्लासरूम है, प्लेग्राउंड है या उससे अलग आपने कोई ट्यूशन ज्वाइन किया हुआ है, आप कोई स्किल सीख रहे हैं, मान लीजिए आप डांस सीख रहे हैं, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, तो जब आप उस वातावरण में जाते हैं तो वहाँ के वातावरण के अनुरूप जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है उसी को हम लर्निंग कहते हैं। इसलिए दैट लर्निंग इज़ ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हम अकेले कमरे में बैठकर कुछ नहीं सीख सकते, जब हम अपने वातावरण में जाते हैं तभी हम कुछ सीखते हैं। इट कम्स अबाउट एज द रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। हमें लर्निंग करने के लिए हमेशा प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। अगर हम किसी चीज़ को एक बार करें, दो बार करें तो वो हमारी लर्निंग नहीं होती। सपोज़ आपको कोई राइटिंग स्किल सीखनी है या आप कैलीग्राफी सीख रहे हैं, आप डिज़ाइनर स्टाइल में कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप एक बार लिखकर नहीं सीख सकते। या आप साइकिलिंग करना सीख रहे हैं तो आप एक बार में बैठकर साइकिल पर और आप चलाना नहीं सीख जाते हैं। तो ये जो लर्निंग है वो हमेशा प्रैक्टिस के थ्रू आती है। हम किसी स्किल की बात करें, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है और ये नेसेसरी होती है। देन लर्निंग इज़ एडजस्टमेंट। जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें अगर हम खुद को एडजस्ट कर पा रहे हैं, मतलब अपने आप उसमें व्यवस्थित हो जाते हैं, तो वो लर्निंग है। लर्निंग इज़ एडजस्टमेंट, ये दो रेफरेंसेस में कहा, एक इंटर एडजस्टमेंट और एक इंट्रा एडजस्टमेंट। इंट्रा एडजस्टमेंट मतलब हमारे खुद के साथ एक अच्छा एडजस्टमेंट होना। कभी कभी मेल एडजस्टमेंट हो जाती है कि हमारी अपनी इच्छाएं ही हमारी शक्ति के अनुरूप नहीं चल रही हैं, या जो हम चाहते हैं वो हम प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर वो कैलिबर ही नहीं है। तो ये तो इंट्रा एडजस्टमेंट हुआ। और इंटर एडजस्टमेंट कि हम जो चाहते हैं उसके साथ बाहर की चीज़ें कोप अप नहीं कर पा रही हैं, या हम आगे हमारा जो वातावरण हमारे आसपास का है उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इंटर एडजस्टमेंट है। सो लर्निंग इज़ ऑलवेज अ बेटर एडजस्टमेंट, चाहे वो इंटर एडजस्टमेंट हो या फिर इंट्रा एडजस्टमेंट हो। नाउ कमिंग टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जो हमारी अधिगम की प्रक्रिया है वो किस प्रकार चलती है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ मोटिव्स होते हैं या हमारी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, जो हमें कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं और हमारे अंदर एक ऊर्जा हम जनरेट करती है जिसकी वजह से हम कोई कार्य संपादित करते हैं। अब वो कार्य हमने किया, उस कार्य के कुछ ऐसे रिजल्ट्स निकलेंगे कि या तो आप उसको करते हुए अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, आपका जो अटेम्प्ट होगा वो अनसक्सेसफुल हो सकता है, या दूसरा हो सकता है कि आपने आगे चलना शुरू किया अपने डायरेक्शन में, लेकिन वहाँ पर कुछ बैरियर्स आ गए, कुछ लिमिटेशंस आ गई जिसकी वजह से आप अपने गोल तक नहीं पहुँच पाए। ठीक है, दो सिचुएशंस ये हो गई। तीसरी सिचुएशन है कि आपका अटेम्प्ट जो है वो सक्सेसफुल हुआ और सक्सेसफुल अटेम्प्ट होने का रिजल्ट ये निकला, आपने अपने गोल को अचीव कर लिया। अगर ये वाली सिचुएशन बनती है कि आप अपने अटेम्प्ट्स में सक्सेसफुल होते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं, तो ये प्रक्रिया आप बार बार दोहराते हैं क्योंकि इससे आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, आपको जो पुनर्बलन मिल रहा है या जो आपका रिजल्ट निकल रहा है वो आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, तो आप उस क्रिया को बार बार संपादित करते हैं। और अगर आपको कोई बैरियर बार बार बीच में आ रहा है या फिर आपके अटेम्प्ट्स जो है वो अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ से वापस आके फिर दोबारा से ट्राई करेंगे, एंड देन मे बी यू लीड टू सम सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स एंड देन यू मे रीच टू योर गोल्स। सो ये प्रोसेस हमेशा इसी तरह चलता है कि कहीं ना कहीं कोई उद्देश्य होता है या हमारी कोई आवश्यकताएं होती हैं जिनकी वजह से हम कुछ कार्य करते हैं, और उन कार्यों के लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हमारी हो सकती हैं।
और ये इसी तरह से हमेशा चलता रहता है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। किस किस कारक से हमारे अधिगम को प्रभाव पड़ता है, क्यों हमारा अधिगम प्रभावित होता है। तो ब्रॉडली हम इन फैक्टर्स को 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर लेते हैं। पहला है हमारा लर्नर सेंटर्ड फैक्टर्स, मतलब जो हम खुद अधिगम करना चाहते हैं हम अधिगमकर्ता कहलाते हैं उस टाइम। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे खुद से रिलेटेड होते हैं, कुछ फैक्टर्स वो होते हैं जो हमारे टीचर से रिलेटेड होते हैं, कुछ उस प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं और कुछ कंटेंट सेंटर्ड होते हैं, कंटेंट से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लर्नर सेंटर्ड फैक्टर्स की, जो ऐसे कारक हैं जो खुद अधिगमकर्ता से रिलेटेड हैं। जैसे सबसे पहला है हमारा फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। अगर जो अधिगमकर्ता है उसका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर है तो उसकी लर्निंग जो है वो पॉजिटिव वे में जाती है। आपने कई बार देखा भी होगा कि जो बच्चे थोड़ा मेंटली रिटार्डेड जिनको हम कहते हैं, उन लोगों में लर्निंग की जो क्षमताएं होती हैं वो कम होती हैं, क्योंकि उनका मेंटल डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं चल रहा है। या कुछ व्यक्ति जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, निर्बल होते हैं, उनकी भी अधिगम की प्रक्रिया जो है वो बहुत स्लो चलती है, क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं और कमज़ोर होने की वजह से वो रेगुलरली अपनी एक्टिविटीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। नेक्स्ट है हमारा मैच्योरेशन। एक एज का फैक्टर होता है जो बहुत मैंडेटरी होता है। अगर ये एज फैक्टर मैंडेटरी ना हो तो किसी भी क्लास में एनरोल होने के लिए एक एज जो निर्धारित की जाती है वो नहीं की जाएगी। जैसे फर्स्ट में आने के लिए अभी 6 साल की एज को निर्धारित किया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि 6 साल का बच्चा ही जो फर्स्ट क्लास की पढ़ाई है उसको करने के लिए सक्षम है। एज के अकॉर्डिंग ये मैच्योरेशन होती है। जब तक हमारे पास वो मैच्योरेशन लेवल नहीं है तब तक हमारे अधिगम की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से नहीं चल सकती। छोटे बच्चों को अगर हम चाहें कि उनको आगे की चीज़ें पढ़ा दें तो वो उनका मेंटल लेवल उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा, और फिर भी अगर हम सिखाने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसमें विकृति आ सकती है। नेक्स्ट है रेडीनेस। जब हम कुछ सीखना चाह रहे हैं या हम बच्चे को कुछ सिखाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर बच्चे का रेडी होना ज़रूरी है। अगर बच्चा थका हुआ है या उसका उस टाइम मन नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए तो जो भी हम सिखाना चाहेंगे वो सही से सीख नहीं पाएगा। तो लॉ ऑफ रेडीनेस यहाँ पर ज़रूर वर्क करता है। जब हम रेडी होते हैं, हमारा इंटरेस्ट होता है उस टाइम पढ़ने के लिए, हम एक्टिव मोड में होते हैं तो हम ज़्यादा अच्छा सीख पाते हैं। नेक्स्ट है फटीग। फटीग जैसे कि मैंने अभी बताया कि बच्चा थका हुआ है और उस अवस्था में हम उसको कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट। अगर बच्चे को उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्ट है तो उसकी लर्निंग स्वाभाविक रूप से बहुत स्पीडी होगी, और अगर उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या उसका इंटरेस्ट नहीं ही है उन चीज़ों में तो उसकी जो लर्निंग होगी वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगी। एप्टीट्यूड। अब अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग बीएड कर रहे हैं, आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है। वो इसीलिए होता है कि आपके अंदर वो एप्टीट्यूड है या नहीं है, आपके अंदर वो क्षमताएं हैं या नहीं हैं जिनको हम ट्रेनिंग के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको पॉलिश कर सकते हैं आपके स्किल्स को। तो वो एप्टीट्यूड होना भी ज़रूरी है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है और वो किसी का डायसेक्शन नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर एप्टीट्यूड नहीं है, हम उसको चाहकर भी एक अच्छा डॉक्टर नहीं बना सकते। एंड लास्ट इज़ लेवल ऑफ एस्पिरेशन। ये लेवल ऑफ एस्पिरेशन जो होता है वो हमें कहीं ना कहीं बूस्ट अप करता है कि हाँ हमें ये स्तर प्राप्त करना है। ये आकांक्षाओं का स्तर होता है। अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपनी आकांक्षाओं के स्तर को बढ़ाना होता है। हमें एक अच्छा टीचर बनना है, ये हमारा लेवल ऑफ एस्पिरेशन होगा। या आपके सामने कोई रोल मॉडल हो आपका टीचर जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हों, कहीं आप उसको अपने फोकल पॉइंट पर रखकर ये सोचते रहें कि मुझे उस जैसा बनना है, तो स्वाभाविक रूप से आप उस तक पहुंचने में सक्षम होंगे। तो ये लेवल ऑफ एस्पिरेशन है, ये जब तक हाई रहता है तब तक हम अपने जो भी हमारा लक्ष्य है या एम है उस पर हम फोकस रहते हैं और उसके प्रति हम एफर्ट्स करते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है टीचर सेंटर्ड फैक्टर्स। टीचर सेंटर्ड फैक्टर्स में सबसे पहली चीज़ आती है हमारी लर्निंग सिचुएशन। तो जो लर्निंग एनवायरनमेंट है हमारा या जो हमारा क्लासरूम है जहाँ पर हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो टीचिंग या लर्निंग के लिए बहुत अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जैसे वहाँ पर शांति होनी चाहिए, कहीं म्यूज़िक अगर प्ले कर दिया है
कहीं और कोई एक्टिविटी हो रही है जिससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, या वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, लाइट फैसिलिटीज़ नहीं है, बच्चों को सिटिंग प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है, बैठ नहीं पा रहे हैं ठीक से, स्पेस नहीं है, तो इन सब सिचुएशंस में जो लर्निंग है वो प्रभावित होगी। तो लर्निंग की सिचुएशन जो है वो टीचर को क्रिएट करनी है। तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न हमारा लर्निंग सिचुएशंस आता है। देन नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। बीइंग अ टीचर हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा जो स्टूडेंट है वो उसकी ज़रूरतें क्या हैं, वो किस तरह से सीख सकता है, उसकी क्षमताएं क्या हैं, उसका स्तर क्या है। उसी के अकॉर्डिंग टीचर फिर अपनी जो मेथड्स हैं उनको सेलेक्ट करेगा, अपनी विधियों का चयन करेगा या स्ट्रैटेजीज़ बनाएगा कि बच्चे का स्तर ये है तो मुझे किस तरह से पढ़ाना है। यहाँ पर उसके लिए टीचर को स्टूडेंट्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएगा तो हो सकता है जो डिज़ायर्ड गोल है हमारा वो हमें अचीव ना हो पाए। टीचिंग मेथड भी बच्चों के स्तर के अनुरूप हो, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो। जैसे अगर हम बहुत छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमारे टीचिंग मेथड्स में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिनको हम प्रत्यक्ष विधि के साथ पढ़ा सकें, बच्चे को दिखा कर समझा सकें, उसको पिक्चर्स दिखाएं, उसको रियल एड दिखाएं। और अगर बच्चा बड़े स्तर का है तो फिर हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल पे वर्क करना है। तो हमारे जो टीचिंग मेथड्स हैं वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होने चाहिए, या उनको हम कोई भी प्रैक्टिकल वर्क कराएं, या कोई साइंटिफिक हम स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करा सकते हैं, रोल मॉडलिंग करा सकते हैं। डिपेंड्स के बच्चे को हम क्या पढ़ा रहे हैं और किस स्तर के बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, उसके अनुरूप टीचर टीचिंग मेथड का चयन करता है। नेक्स्ट इज़ इमोशनल स्ट्रेंथ। टीचर को इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर उसको इमोशनली डिस्टर्ब कर रही हैं तो वो अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। तो वहाँ पर उसकी शिक्षण की जो क्रियाएं हैं वो प्रभावित होंगी, और शिक्षण क्रिया के प्रभावित होने से बच्चों की अधिगम पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ सकता है। एक्यूरेसी ऑफ कंटेंट, मतलब अपने कंटेंट के ऊपर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर को कंटेंट के ऊपर कमांड नहीं है, या जो वो पढ़ा रहा है वो कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण है, तो बच्चों की लर्निंग जो है वो सही नहीं होगी। एंड नेक्स्ट इज़ एटीट्यूड। टीचर का जो एटीट्यूड है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, हर चीज़ के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे वो खुद भी मोटिवेटेड रहे और बच्चों को भी मोटिवेट कर सके पढ़ाने के लिए। अगर टीचर के एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो वो बच्चों में भी उसी तरह के जो सिद्धांत हैं वो बच्चों तक पहुंचाएगा, या उस अपने नेगेटिव विचारों को बच्चों तक पहुंचा देगा, संप्रेषित कर देगा, तो वो बच्चों के लिए भी आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसेस सेंटर्ड। जो प्रक्रिया हमारी है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, वो अगर सही रूप से चल रही है तो स्वाभाविक रूप से हमारा अधिगम बहुत अच्छा होगा। जैसे पहला है लर्निंग मेथड। हम लर्निंग मेथड में क्या यूज़ कर रहे हैं, हम किस तरह से बच्चे को पढ़ाने के ऊपर बल दे रहे हैं, बच्चे को किन किन प्रक्रियाओं में हम एंगेज कर रहे हैं जिसकी वजह से उसका अधिगम हो सकता है। तो वो लर्निंग मेथड्स जो हैं वो हमारे बहुत अप्रोप्रिएटली चूज़ किए जाने चाहिए। जैसे अभी हम थियरीज़ की भी बात कर रहे हैं, लर्निंग थियरीज़, लर्निंग मेथड्स, ये सब टीचर को बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है हमारा मोटिवेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोसेस में हमारी कोई या तो नीड होती है या हमारा मोटिव होता है। अगर हम बीइंग अ स्टूडेंट हम लोग मोटिवेटेड नहीं है, हम पढ़ना नहीं चाह रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन हमारा टीचर हमें इस तरह से मोटिवेट कर दे एक्सटर्नली, इंटरनली तो हम मोटिवेटेड नहीं हैं, हम नहीं पढ़ना चाह रहे, लेकिन अगर टीचर हमें बाहर से कोई इस तरह का अभिप्रेरक दे दे जिसकी वजह से हम पढ़ें, तो हमारी लर्निंग इफ़ेक्टिव हो सकती है। एंड देन इट इज़ रीइंफोर्समेंट मतलब हमने कोई भी अगर अच्छा काम किया है, टीचर उसको पुनर्बलन देगा और उसके लिए हमें अप्रिशिएट करे, या हमें सबके सामने बच्चे को खड़ा करके क्लैपिंग करा दे, या और कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे बच्चे को पुनर्बलन मिले, वो प्रोत्साहन मिले, उसको प्रोत्साहित हो, तो वो जो हमारी क्रिया होगी उसमें और ज़्यादा तीव्रता आएगी सीखने की प्रक्रिया में, और बच्चा लर्निंग ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कर पाएगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा कंटेंट सेंटर्ड। जो हमारा कंटेंट है वो किस तरह का होना चाहिए या किस तरह से उसको अरेंज किया जाना चाहिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ करिकुलम की हम बात करते हैं। स्ट्रक्चर जो है हमारा करिकुलम का वो हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए,
मीन्स ईजी से हम डिफ़िकल्ट की तरफ चलें, या हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें आसान हैं वो पहले लगाई जाएं, या कॉन्क्रीट हैं उनको हम पहले बताएं, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स को हम बाद में डिस्कस करें, या जो इजी हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम पहले ले लें और फिर उसके बाद डिफ़िकल्ट की तरफ हम मूव करें। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है करिकुलम का वो हमारा बहुत प्रॉपर होना चाहिए। टाइम टेबल भी हमारा बहुत प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि सारे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को यदि हम एक साथ लगा देंगे तो बच्चे का अधिगम फिर हमारा प्रभावित होगा। कभी इजी कभी डिफ़िकल्ट इस तरह से हम लगाएंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट भी बना रहेगा और वो अच्छे से सीख भी पाएगा। ऑब्जेक्टिव्स नाउ, नेक्स्ट हमारा जो है ऑब्जेक्टिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो उसके पीछे हमारे कुछ उद्देश्य निर्धारित होते हैं। वो उद्देश्य अगर टीचर को एकदम क्लियर है, या कंटेंट का जो आपका सिलेबस है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि हम आफ्टर ऑल बच्चे से चाहते क्या हैं, तो वो जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्लियर कट मेंशन्ड होंगे उससे हमारा जो टीचर है वो अपने मेथड्स को या अपने कंटेंट को इस तरह से अरेंज कर पाएगा, और उसके बाद जब टीचर टेस्टिंग या इवैल्यूएशन करेगा तो वो भी उन्हीं उद्देश्यों को अपने दिमाग में रखते हुए करेगा। तो बच्चों की जो लर्निंग है वो स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छी होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।